हेलो स्टूडेंट, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका बीएसटी के 11th के बीएसटी के प्लेलिस्ट में। और आज हम चैप्टर 1 को अध्याय 1 जो कि व्यवसाय के प्रकृति एवं उद्देश्य से संबंधित है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इसका दूसरा भाग है। इसके पहले भाग के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं उसे। इस अध्याय में हम बात करेंगे, इस अध्याय के जो भाग है उसमें हम बात करेंगे व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका रहती है। इससे पहले हमने समझा कि व्यवसाय क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। अब हम इसमें लाभ की भूमिका को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जहां तक मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि व्यवसाय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। इसे कुछ तथ्यों से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता है। लिखा भी है कि लाभ ही व्यवसाय को लंबे समय तक चलने में सहायक होता है। लाभ के अभाव में व्यवसाय का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। व्यवसाय की उत्तरजीविता उसके लाभ पे निर्भर करती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आय इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा करता है किसी भी व्यवसाय में। आर्थिक उद्देश्यों की बात करी थी हमने पिछले क्लास में, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे था आपका लाभ कमाने की स्थिति। तो लाभ कमाना, अगर आप लाभ कमाते नहीं है किसी भी बिजनेस से तो सिंपल सी बात है आगे वो चल ही नहीं पाएगा। और जिस काम के लिए आपने बिजनेस को ऑप्ट किया है, जिस काम के लिए बिजनेस को हमने चलाना शुरू किया है, वो जब होगा ही नहीं, आय होगा ही नहीं, लाभ कमाएंगे ही नहीं, तो फिर बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर बिजनेस को बंद करने से ही फायदा होता है। दूसरी बात है, लाभ की भूमिका को अगर हम देखें तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है व्यवसाय का विकास और विस्तार। अगर हमारे पास लाभ हो तो वो हमारी पूंजी को बढ़ा सकता है, और अगर लाभ नहीं होता है तो पूंजी बढ़ नहीं पाती है। लाभों को जोड़ करके रखना या फिर लाभों को सहेज के रखना, इसी को हम कहते हैं संचित लाभ। और संचित लाभ जो होता है वो पूंजी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज्यादा लाभ होगा उतनी ही लाभ को आप उसमें विनियोग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का अगर नहीं हो पाता है तो हम बिजनेस को आगे लेके नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसी प्रॉफिट से हम बिजनेस के कैपिटल को एक्सपेंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। बिजनेस में जितने भी हमारे सामान जो घटते चले जा रहे हैं हम उसे फिर से लेकर के आ सकते हैं, यानी री इन्वेस्टमेंट हम आसानी से कर सकते हैं बिजनेस में यदि प्रॉफिट हुआ हो। अगली बात देखी जाए तो कुशलता की वृद्धि के लिए भी लाभ की काफी अधिक आवश्यकता होती है। कुशलता की वृद्धि से क्या तात्पर्य है? कुशलता की वृद्धि मतलब लाभ वह शक्ति हुआ करती है जो मालिक और कर्मचारी दोनों को ही अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है। अच्छे लाभ की अगर स्थिति होगी तो कर्मचारी को अच्छा वेतन मिल सकता है। अच्छे लाभ की अगर स्थिति होगी तो मालिक को अच्छे लाभ से और भी काम करने के मौके मिल सकते हैं। अच्छी लाभ होने से क्या होता है कि हम और भी अच्छे और बेहतर श्रमिक अपने यहाँ लेकर आ सकते हैं, कार्यकर्ता हम कर्मचारी लेकर के आ सकते हैं। तो कुशलता में वृद्धि के लिए भी लाभ की अधिक आवश्यकता होती है, और प्रतिष्ठा को और अपनी पहचान को बनाने में भी लाभ काफी अधिक सहायता प्रदान करता है। लाभ अच्छी होगी तो जितने संबंधित पक्षकार होंगे हम उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे। ग्राहकों को उचित कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, कर्मचारी वर्ग को उचित पारिश्रमिक देंगे, अंशधारियों को उनको पर्याप्त लाभांश मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उचित लाभ नहीं रहा तो इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये थी बिजनेस में लाभ की भूमिका। अब देखते हैं कि व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण में इन्हें 2 भाग में बांटेंगे। एक है उद्योग, और उद्योग को भी 3 भागों में बांटते हैं हम, प्राथमिक, गौण और सेवा। प्राथमिक को 2 भागों में लिया जाएगा, निष्कर्षण और जननीक। गौण को 2 भागों में लेंगे, निर्माणी और रचनात्मक। इसी प्रकार से अगर वाणिज्य की हम बात करें तो वाणिज्य को 2 भागों में रखेंगे, एक व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक क्रियाएं। व्यापार के अंतर्गत 2 व्यापार होते हैं, एक देसी व्यापार होगा, एक विदेशी व्यापार होगा। विदेशी व्यापार या देसी ये भी 2 भागों में होंगे। देसी तो 2 भागों में होता है, थोक और फुटकर।
और विदेशी 3 भागों में होता है, आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं, वाणिज्य के दूसरे पक्ष को देखेंगे, व्यापार के सहायक, तो इसमें परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन ये व्यापार के सहायक तत्व होते हैं जो कि वाणिज्य मिलकर बनते हैं। अगर वाणिज्य की परिभाषा कोई कहे तो वाणिज्य की परिभाषा में व्यापार और व्यापार के सहायक तत्वों को मिलाकर के ही इसकी परिभाषा बन पाएगी। अब आइए इन्हें बारीकी से समझते हैं और अलग अलग करके समझते हैं कि ये क्या होता है। उद्योग, कहा कि उद्योग वे समस्त क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है तथा वे सेवाएं जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलाने में मदद करती है, उद्योग कहलाती है। उद्योग का जो मतलब ही हुआ कि हम उसमें उत्पादन के कार्य को करेंगे। चित्र में जैसा कि बताया गया था, उद्योग 3 तरह का होगा, प्राथमिक, गौण और सेवा। तो उद्योग में देखा जाए तो प्राथमिक का मतलब वो होता है जो प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर होता है। यहां से कच्चे माल को लेकर के हम उस माल को परिवर्तित करेंगे और उन परिवर्तित चीजों को हम मार्केट तक, बाजार तक लेकर के आते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहा करता है। जैसे हमें कॉर्नफ्लेक्स बनाना हो तो हमें पहले कॉर्न की रिक्वायरमेंट होगी, मक्के की रिक्वायरमेंट होगी और मक्का प्राथमिक उद्योग से ही आएगा। खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, अगर चने की दाल की रिक्वायरमेंट है तो हमें पहले चने को उपजाना पड़ता है। तो प्राथमिक उद्योग से कच्चे माल को लेकर के ही आगे परिवर्तित करना, जिसमें प्राथमिक उद्योग भी आता है, प्राथमिक क्षेत्र भी आएगा, जिनमें कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, बी कीपिंग कर सकते हैं, ऐसे कई अलग अलग चीजों को हम कर सकते हैं। तो चित्र में जैसा दिखाया गया है, उद्योग को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 नहीं बल्कि 3 कहेंगे, प्राथमिक, गौण और सेवा। तो प्राथमिक उद्योग में वे सारी क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि सामने स्क्रीन पर दिख रहा हो, प्राथमिक उद्योग 2 तरह के होंगे, एक निष्कर्षण होता है और एक जननीक होता है। तो निष्कर्षण वो हैं जिन्हें कि निकाला जाएगा, जिन पदार्थों को समुद्र के तल से, पृथ्वी से या पृथ्वी के तल से निकाल करके और आगे हम काम करेंगे, उससे हम निष्कर्षण कहेंगे। यहाँ पर कृषि को भी निष्कर्षण में रखा गया है। इसके अलावा खानों से हम जो पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहे के अयस्क जो होते हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, इस प्रकार से जितनी भी चीजें खानों से निकलती हैं, हम उसे निष्कर्षण कहेंगे। इसके अलावा जो मछली पकड़ना, मछली पालन की बात नहीं हो रही है, मछली पकड़ना, ये भी एक निष्कर्षण उद्योग में आता है। अगर जननीक की बात करते हैं तो जननीक वो होते हैं जो कि विशिष्ट नस्लों में सुधार करके, किनकी, वनस्पतियों की या फिर पशुओं की विशिष्ट नस्लों में उनकी सुधार करके जब उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है तो हम इसे जननीक कहते हैं। जेनेटिकली, जैसे पशुपालन की अगर हम बात करते हैं, उसमें मुर्गी पालन हो जाए, बागवानी हो जाए। अब बागवानी यहाँ पे कैसे संबंधित होगा, तो हम जानते हैं कि हाइब्रिड चीजें भी मार्केट में आ रही हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे करेला हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये बागवानी में हाइब्रिड, मतलब उनके नस्लों में सुधार करके और उनकी संख्या को और उनकी पैदावार को बढ़ाया जाना, ये जननीक में आता है। अगर हम द्वितीयक उद्योग की बात करते हैं या फिर गौण उद्योग की बात करते हैं, तो प्राथमिक उद्योग से जो हमें प्राप्त होने वाले हैं, उन्हीं को प्रोसेस करके नई वस्तुओं का निर्माण करके इस्तेमाल में लाने की प्रक्रिया को द्वितीयक या फिर गौण उद्योग में रखा करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हो कपास की, हमने यहाँ लिखा है, कपास का एग्जाम्पल लिया है, पहले मैं लाइन पढ़ लूं। इन उद्योगों में प्राथमिक उद्योगों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनको नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिया हुआ है कपास। कपास प्राथमिक उद्योग की क्रिया है, जिससे कि कपड़ा बनाने का जो कार्यक्रम होगा वो गौण उद्योग या फिर द्वितीयक उद्योग में आएगा। अब अगर द्वितीयक उद्योग की बात करें तो द्वितीयक उद्योग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्माण उद्योग हो गया और एक रचनात्मक हो गया। जो प्राथमिक उद्योग से प्राप्त चीजें होती हैं, उनका निर्माण करने की प्रक्रिया को इसमें देने की बात कही गई है। आप समझेंगे, पहला जो है वो विश्लेषणात्मक है, दूसरा प्राविधिक, तीसरा सम्मिश्रण उद्योग और चौथा संयोग उद्योग।
विश्लेषणात्मक किसे कहते हैं? विश्लेषणात्मक का मतलब होता है क्या कि उनको प्रोसेस करना। जैसे अगर हम कच्चे तेल की बात करते हैं, तो कच्चे तेल को निकाल करके और उसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इन सब में परिवर्तित करना। कहा कि इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राविधिक की अगर बात करते हैं तो कच्चे माल को विभिन्न उत्पाद प्रक्रियाओं से निकालकर उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। जैसे कच्चे लोहे की बात करते हैं तो कच्चे लोहे को जब निकाला वहां से उसने इस्पात बना दिया। शुगर केन यानी कि जो गन्ना होता है तो गन्ने के रस से गुड़ और चीनी का निर्माण कर देते हैं। तो ये प्राविधिक के अंतर्गत आते हैं। सम्मिश्रण का मतलब होता है कि सारी चीजों को एक साथ मिलाकर के एक नए प्रोडक्ट को बनाना। यहाँ पे अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है, जैसे चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, कोयला हो गया। इन चारों को मिलाकर के सीमेंट का उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार से साबुन, कास्टिक, पोटास और कई चीजों को मिलाकर के बनता है। उर्वरक की बात अगर करते हैं तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इन सबको मिलाकर के उर्वरक बनाया जाता है। तो ये सम्मिश्रण उद्योग में आते हैं। और एक है संयोग उद्योग। तो संयोग उद्योग वो हुआ करता है जिसमें कि असेंबल करके चीजों को, जैसे घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी बाहर से कैबिनेट अगर टाइटन का हो, बाहर से कैबिनेट अगर उसका टाइटन का हो तो अंदर में पता चल रहा है कि कई और अलग अलग कंपनियों के उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं। अगर हम बात करते होते हैं किसी एक कंपनी के सेलफोन की, अगर सैमसंग के कंपनी की सेलफोन की हम बात करते हैं तो सैमसंग का सिर्फ कैबिनेट है, उसके अंदर की चीजें किसी किसी और कंपनी की लगाई जाती हैं। इसे कहते हैं असेंबल करना और हिंदी में कहते हैं संयोग उद्योग, जिसमें कि विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़ जोड़ करके नई नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, प्राथमिक उद्योग नहीं होना चाहिए था ऊपर में। निर्माण उद्योग है। निर्माण उद्योग के ये चार अलग अलग हैं: विश्लेषणात्मक, प्राविधिक, सम्मिश्रण और संयोग। अब अगर बात करें रचनात्मक की, तो रचनात्मक का मतलब होता है जो भी हमारे उद्योग में उत्पादित वस्तुएं हैं उनसे कंस्ट्रक्शन दिखाना या कंस्ट्रक्शन को बनाना, इसे हम रचनात्मक उद्योग कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि सीमेंट है, लोहा है, ईंट है, लकड़ी है। इन सब के इस्तेमाल से या तो हम भवन का निर्माण कर दे रहे हैं, या फिर हम बांध को बना दे रहे हैं, या फिर किसी पुल या पुलिया का निर्माण कर दे रहे हैं। तो ये रचनात्मक उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। फिर है तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र। तो तृतीयक या सेवा क्षेत्र में जितने भी प्रकार की सेवाएं जो कि किसी व्यवसाय को नियमित गति से चलाने में सहायता प्रदान करती हो, उन सबको लिया करते हैं। ये वो सेवाएं होती हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वस्तुएं वो हैं जो दिखाई दें और जिनको हम छू सकते हैं, लेकिन सेवाएं वो होती हैं जो कि दिखाई देती नहीं है और हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्य की। वाणिज्य क्या है और इसके अर्थ क्या है? तो वाणिज्य उन क्रियाओं का समूह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित होता है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में विनिमय संबंधी सभी कठिनाइयां वाणिज्य द्वारा दूर की जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तु और सेवा होगा वो उत्पादकों से लेकर के और कस्टमर तक यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, तो ये जो पूरा जो चक्र जो बना वही वाणिज्य होता है। और वाणिज्य का काम होता है कि ये वाणिज्य जो है उसका काम ये होता है कि ये अलग अलग बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर करे। अब ये कठिनाइयां कौन सी होती है? तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम में हमने इसे समझाने की कोशिश की है। आप नीचे के कॉलम को देखें जहां लिखा है बाधाएं और समाधान। तो ये बाधाएं हैं क्या, इनका समाधान क्या होगा? तो सबसे पहली बात है क्या कि व्यक्तियों की बाधाएं। अगर किसी उत्पादक ने वस्तु का उत्पादन किया हो और उस उत्पादन का करेगा क्या वो, तो उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगा। अब यहाँ पर व्यक्तियों की बाधा को दूर करने के लिए, मतलब कि कौन व्यक्ति उसके सामान को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसके लिए इसका समाधान सीधे व्यापार से होता है। अगर हम व्यापार कर रहे हो तो उत्पादन की चीजों को सीधा सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकता है। ये थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या फिर एजेंट, ये सारे मिलकर के वस्तुओं के उत्पादन को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए व्यापार या फिर बाजार का उपयोग किया करते हैं। दूसरी बात है कि स्थान संबंधी बाधा को दूर करना। तो स्थान संबंधी बाधा
तभी दूर होगी जबकि परिवहन और संदेश वाहन ये दो चीजें सामने आएंगी। परिवहन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन सूरत में हो रहा है, कपड़ों की, सूती कपड़े अगर वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमें रांची में उसे चाहिए, सूरत गुजरात में है, रांची झारखंड में है, तो अगर गुजरात से झारखंड तक आना हो तो इसके लिए परिवहन और संदेश वाहन कार्य करता है। परिवहन का मतलब है चीजों को वहां से लेकर के आने के लिए जिस मीडियम का हम यूज करेंगे, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो या फिर एयरवेज हो, तो इसे हम परिवहन में लेते हैं। एक और शिप वे होता है जो कि बाहर से जब हम आयात निर्यात करवाते हैं तो वहां से भी कभी कभी समुद्री मार्गों से लाया जाता है या फिर ले जाया जाता है। तो स्थान की संबंधित जो भी बाधाएं होती हैं उसको दूर करने के लिए परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा संदेश वाहन का तात्पर्य है कि आप अपनी बातों को उस तक पहुंचाएं। अगर 5,000 बोरी सीमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपने अपने होलसेलर को कॉल किया, आज के डेट में संदेश वाहन कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से हो जाता है। पहले वो चिट्ठी पत्री लिखनी पड़ती थी। चीजें बदल रही हैं, संदेश वाहन के तरीके बदल जा रहे हैं, उनके माध्यम बदल जा रहे हैं, लेकिन जब तक संदेश वाहन नहीं होगा वो 5,000 बोरी सीमेंट कैसे भेजेगा। अगली बात है समय संबंधी बाधा को दूर करना। समय का मतलब ये होता है कि आप जो भंडार गृह या संग्रहण, वो समय की बाधा को दूर कर देता है। सर्वविदित है ठंड के टाइम में आलू का उत्पादन होगा, लेकिन उसी आलू को अगले गर्मी और बरसात तक हम प्रयोग करते या फिर ठंड में जब तक वो निकल नहीं जाता है खेत से, जब तक उसका उत्पादन निकलता नहीं है तब तक हम उसे यूज करेंगे। लेकिन कहाँ, कैसे उसे रखेंगे, तो ये भंडारण की सुविधा होती है, संग्रहण की सुविधा होती है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं जो उस आलू को सही ढंग से रख सकते हैं और फिर उसको मार्केट में निकाला जा सकता है ताकि आसानी से लोगों को अवेलेबल हो जाए पूरे साल भर। तो ये समय संबंधी बाधा को दूर करने का तरीका हुआ। फिर अगली बात है वित्त संबंधी बाधा। तो वित्त संबंधी बाधा का मतलब क्या होता है? वित्त संबंधी बाधा मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हैं कोई बिजनेस ओपन करना, बिजनेस स्टार्ट करना, तो इसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और अगर आपके पास नहीं है तो कई सारे ऐसे वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं और बैंक भी आपको लोन देता है। तो वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए बैंकिंग होता है। फिर एक है जोखिम, हमने बताया था रिस्क। रिस्क का मतलब है कि अगर किसी भी कारण से आपने जो सामान खरीदा है बेचने के लिए, वो अगर शॉर्ट सर्किटिंग से उसमें आग लग जाए या कोई चोर चुरा के ले जाए, आपके दुकान में डाका अगर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कोई अगर डाका डाल देता हो तो ऐसी स्थिति में हम उसके रिस्क को कवर करेंगे और ये रिस्क का कवर कोई इंश्योरेंस कंपनी करती है, बीमा कंपनी करती है। मतलब जोखिम की बाधा को भी दूर करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट है और वो है बीमा कंपनी। अगली बात है कि सूचना की बाधा को दूर करना। सूचना, आपने जो कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन किया हुआ है, एक छोटे से एग्जांपल को लेते हैं, अगर कोई डर्मीकूल नाम का कोई पाउडर है और अगर हमें मार्केट तक ये पहुंचाना है कि डर्मीकूल एक पाउडर है, तो उसके लिए हमें विज्ञापन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सूचना की बाधा को दूर करने के लिए हमारे पास विज्ञापन होते हैं। अगर नीचे देखा जाए तो एक साथ लिखा गया कि व्यक्तियों की बाधा व्यापार से दूर होती है, समाधान उसका दिया गया है। स्थान की बाधा परिवहन और संदेश वाहन, समय की बाधा संग्रहण, जोखिम की बाधा बीमा से, वित्त की बाधा बैंकिंग से और सूचना की बाधा विज्ञापन से ओवरकम हो जाता है। यानी कि हमारे पास अगर बाधाएं हैं, हिंड्रेंस है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। मतलब बिजनेस को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए हमारे पास बाधाएं भी आ रही हैं और उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास उपाय भी दिए गए हैं, समाधान भी किए गए हैं। मैंने पहले बताया कि व्यापार दो तरह के होते हैं। पहला व्यापार वो देशी व्यापार होगा, यानी कि देश की सीमाओं के अंदर, चाहे वो स्थलीय भाग हो या फिर वो समुद्रिक भाग हो, तो देश की सीमाओं के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जो होता है, हम उसे देशी व्यापार कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक थोक और दूसरा फुटकर। तो थोक व्यापार वो व्यापार होता है जिसमें कि वस्तुओं को अधिक मात्रा में क्रय विक्रय करने का संबंध होता है इससे, और फुटकर व्यापार वो होता है जो थोड़ी थोड़ी मात्राओं तक ग्राहकों तक पहुंचाया करते हैं। थोक व्यापार को हम होलसेल मार्केट कहते हैं और अगर फुटकर की बात करें तो हम रिटेल मार्केट कहते हैं। व्यापार का दूसरा भाग जो है वो है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच में अगर व्यापार किए जाएं, सामान का लेन देन किया जाए, तो हम उसे
विदेशी व्यापार कहेंगे। और ये 3 तरह का होता है। एक आयात, जब आप किसी दूसरे देश के व्यापारी से अपने यहाँ माल मंगाते हो, अपने देश में माल मंगाते हो। निर्यात यानी कि दूसरे देश के व्यापारी को अपने देश का माल जब भेजते हो तो उसे निर्यात कहते हैं। और पुनः निर्यात, तो पुनः निर्यात का मतलब होता है जब एक देश द्वारा जो भी उत्पन्न माल होते हैं किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात किया जाए। एग्जाम्पल लें कि भारतीय फर्म जो है वो श्रीलंका से सामान मंगवा करके नेपाल को जब निर्यात करता है तो इसे पुनः निर्यात कहेंगे। विदेशी व्यापार को समझने के लिए आयात व्यापार में जैसे चीन से खिलौने खरीदकर भारत में बेचना, निर्यात में अमेरिका को भारत से बासमती चावल बेचना, और पुनः निर्यात में भारतीय फर्म द्वारा जापान से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद करके थाईलैंड में बेचना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि विदेशी व्यापार को क्लियर करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापार की सहायक क्रियाओं में। हमने पहले बताया कि परिवहन और संदेशवाहन, ये सहायक क्रियाएं उन बाधाओं को दूर करती हैं जिससे वो कंसर्न होते हैं। हमने स्थान की बात बताई थी कि स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए परिवहन और संदेशवाहन का हम प्रयोग करते हैं। कहा कि वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न होती है जिसे परिवहन द्वारा दूर किया जा सकता है। इस बाधा का दूसरा पहलू यह भी है कि उत्पादक व क्रेता दूर दूर स्थानों पर होते हैं। जो वस्तुओं के सौदे करने में बाधा आती है तो इन बाधाओं को वो दूर करते हैं। फिर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग वित्त के लिए उसकी रिक्वायरमेंट हुआ करती है। हमारे पास पैसे कम है और बिजनेस हमको स्टेबल करना है तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और ये बैंकिंग के माध्यम से हो पाता है। जोखिम में एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप सामान लेके जाना चाहते हैं तो मार्ग में जो टूट फूट होगा या संग्रहण के टाइम में वस्तु की जो चोरी हो जाती है या फिर शॉर्ट सर्किटिंग से दुकान में अगर आग लग जाता है तो ऐसे किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए, ऐसे किसी भी जोखिम को कवर अप करने के लिए बीमा की रिक्वायरमेंट होती है और इसका समाधान बीमा के माध्यम से हो जाता है। अगली बात है संग्रहण। तो संग्रहण का मतलब होता है कि एक समय से दूसरे समय तक वस्तुओं को संग्रहित करके रखना ताकि अभी जो हमारे पास वस्तु ज्यादा है उसका भविष्य में भी हम उपयोग कर सकते हैं। विज्ञापन को अगर देखा जाए तो विज्ञापन का मतलब है कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उत्पादित माल को शीघ्र ही और नियमित बिक्री करने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। आगे हमने लिखा हुआ है व्यावसायिक जोखिम का अर्थ। जोखिम का मतलब हमने पहले बता दिया, जहां पे अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना होती है उसे व्यावसायिक जोखिम कहा करते हैं। व्यावसायिक जोखिम के लिए आगे लिखा कि भविष्य अनिश्चित होता है और वह अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है। तो व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं कि ग्राहकों की रुचि में बदलाव, श्रमिकों की हड़ताल या बाढ़ या फिर भूकंप, या आजकल जो माहौल चल रहा है कोरोना का, ये भी व्यावसायिक जोखिम को ही दिखाता है। इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो तब हुई थी जबकि होली का समय चल रहा था। तो होली के समय में जितने भी लोग बम पटाखा या फिर आप कहा जाए होली के जितने भी रंग होते हैं, अबीर होते हैं, गुलाल होते हैं, जब वो लेकर के लोग आए होंगे अपने दुकानों में बाहर लगाने के लिए ताकि होली में बिके, लेकिन सेम टाइम में ये हुआ कि चाइना से वो प्रोडक्ट आते हैं, कहीं उसमें कोरोना के वायरस ना हो, तो उन दुकानदारों का फिर वो पूंजी फंस गया होगा। ये जोखिम है, ये अनिश्चितता जिसने कि जोखिम को जन्म दिया। अगर जोखिमों की प्रवृत्ति की बात करें तो कहा कि जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है। हड़ताल हो, मूल्य में परिवर्तन हो जाए, मांग का गलत अनुमान लग जाए, सूखा या फिर इसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए, फिर जोखिम से बचा नहीं जा सकता। कहा कि जोखिमों के जाल से निकलना व्यवसायी के लिए संभव नहीं है क्योंकि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित है, यानी कि जोखिम भी अनिश्चित होगा। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। छोटा बिजनेस हो तो कम जोखिम होगा, बड़े बिजनेस हो तो वहां बड़े आकार के जोखिम आते हैं। जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। अगर किसी ने अपने जोखिम को, रिस्क को कवर अप कर लिया तो उसमें उसे प्रॉफिट होगा, और जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, कई बार लॉस भी हो सकता है। अभी मैंने एग्जांपल लिया होली का, अगर ये सोच करके कि नहीं चलो ना बिकेगा देखते हैं करके अगर सामान दुकान में अधिक लेके आते, एक भी नहीं बिकता तो लॉस तो होता ना उन्हें।
इसके कारण क्या क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे कि तूफान, भूचाल। मानवीय कारण, कोई भी असावधानी हो गई या बेईमानी हो गई, चोरी हो गया, डकैती हो गया, हड़ताल हो गया, जल्दीबाजी हो गई, तो ये कुछ मानवीय कारण है जो कि जोखिम को लेकर के आते हैं। फिर आर्थिक कारण जैसे मूल्य में उतार चढ़ाव, कड़ी प्रतियोगिता, फैशन में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन। अन्य कारणों को अगर देखा जाए तो अन्य कारण में राजनीतिक कारण होते हैं, यांत्रिकी कारण होते हैं, अकुशल व्यापार व्यावसायिक प्रबंध भी काम करता है जोखिम में। तो देखें कि व्यवसाय प्रारंभ करते समय सबसे ध्यान में रखने वाली बातें क्या है। तो सबसे पहले तो व्यवसाय का चुनाव। एक व्यवसायी को सोच समझ करके ही व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। पहले तो आप ये देख लें कि हमें किस चीज का बिजनेस लेना है या फिर कौन सी इंडस्ट्री में कदम रखना है। निर्माणी उद्योग हो, सेवा हो या ट्रेडिंग हो, वस्तुओं का आदान प्रदान हो। फिर व्यवसाय का पैमाना क्या होना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के पैमाने के ऊपर, पैमाने का मतलब है छोटा बिजनेस करना है या बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग पूंजी की उपलब्धता देखनी होती है। जोखिम का तत्व भी बड़ा हो जाएगा अगर बड़े बिजनेस के बारे में सोचें। प्रबंध की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं व्यवसाय के प्रारूप का चयन। तो व्यवसाय के प्रारूप का चयन का मतलब होता है छोटे पैमाने पर अगर बिजनेस को करना है तो खुद ही वो स्टार्ट करके वन मैन आर्मी के टाइप का वो काम करेगा। लेकिन अगर व्यवसाय का प्रारूप साझेदारी का है तो कम से कम 2 लोग चाहिए। इसी प्रकार कंपनी है तो और भी लोग चाहिए। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है तो उसमें भी और चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवसाय के प्रारूप के चयन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि हमें देखना पड़ता है, पैमाने को भी देखना कि छोटे पैमाने पे करना है या फिर लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे करना है। अगली बात है उसके स्थान का चुनाव। ये निर्णय काफी सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्थान सही ढंग से नहीं चुना तो फिर बिजनेस तुरंत खोला तुरंत से बंद करना पड़ेगा। अब किसी भी स्कूल के सामने अगर हम मेडिकल हॉल खोल दें तो वो शायद न चले अच्छे से। अगली बात है वित्त की व्यवस्था करना। वित्त की व्यवस्था का मतलब पूंजी का जब हम निर्धारण कर लेंगे कि लार्ज स्केल पे बिजनेस चलाना हो या स्मॉल स्केल पे चलाना हो, तो उसके लिए फिर वित्त की आवश्यकता करनी तो उसके लिए फिर वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमें पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी और ये देख करके ही हम उसका निर्धारण कर पाते हैं। अगली बात है भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में किन किन चीजों को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। जैसे मशीन है, अगर एक मेरा दुकान है और उसमें हम चाहें कि कस्टमर्स को हम एसी की ठंडी हवा दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर्स को एसी की ठंडी हवा देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। फिर है संयंत्रों की स्थापना। अगर हम किसी कारखाने को लगा रहे हैं या फिर कोई कार्यालय है जहाँ पे कुछ प्लांट वगैरह भी लगानी है, तो उन प्लांट्स के लिए हमको फिर जगह देख करके और लगाना पड़ेगा सही ढंग से। अगली बात है कार्यबल। हम पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और उसमें 8वें नंबर पर है कार्यबल। कार्यबल का मतलब होता है कर्मचारी। मेन पावर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं और ये देखना पड़ता है क्या कि कुशल हैं या फिर अकुशल हैं या अर्धकुशल हैं। 3 प्रकार के श्रमिक होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो कुशल हैं, हमें कुशल की रिक्वायरमेंट है, या अकुशल भी चलेगा या फिर जो अर्धकुशल है वो भी चलेगा। तो इस प्रकार से कार्यबल को देखना पड़ता है, क्योंकि सही व्यक्तियों के चुनाव से ही उपक्रम आगे बढ़ पाता है। अगली बात है कर नियोजन। कर नियोजन का मतलब होता है कि जो भी आपके बिजनेस हैं उसके आकार को देख करके और कर संबंधी जितने भी निर्णय हैं वो लेने होते हैं। और लास्टली और फाइनली होता है व्यवसाय को आरंभ करना। जब इतनी तैयारी कोई कर लेगा तो उसके बाद सिर्फ एक ही काम बचता है कि वो बिजनेस को कब स्टार्ट करे। सारे संगठनात्मक ढांचा, संगठन पूरी तैयार हो गई, आप अपने मेन फोर्स को देख लिया, आपने प्लांट की स्थापना कर ली, जोखिम कैसे हो, जोखिम अगर होगा तो उसका रिस्क कवर कैसे करेंगे, इन सब को जब अच्छे से देख लिया जाए तो फिर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये था चैप्टर 1 अध्याय 1 का दूसरा भाग, जिसमें हमने व्यवसाय की प्रकृति, उसके उद्देश्यों को आगे पढ़ा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।